Bismillahirrahmanirrahim. My name is, as Khalid Sahib just mentioned, is Ali Siddiqui. And thank you to the institute. मैं काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 10 साल बाद इंस्टीट्यूट वापस आया हूँ. So it's been a long time since I last came back to the institute. Almost when I qualified in 2002. I've been in different jobs. I went out of the country in 2010 and came back in 2017. I joined Novartis, so it's been a long journey. So before we start, ethics, risk and compliance. Right, थोड़ा पीछे है, okay. ठीक है, ठीक है. So ethics, risk and compliance. जब मैं पाकिस्तान वापस आया, so all my life have been finance. जब मैं पाकिस्तान वापस आया, so मैं एक्चुअली नोवार्टिस में पहले जॉब कर चुका था, तो यहाँ वापस आया, खालिद साहब से मिला, उन्होंने कहा यार हमारे पास कंप्लायंस में एक नौकरी है. मैंने पूछा यार कंप्लायंस क्या चीज़ है. मैं तो ऑडिट बेसिकली था, फाइनेंस था, एफएससी, एफआरए, बीपीए. तो क्या मतलब कोई शख्स बताएगा यहाँ पे कि क्या कंप्लायंस क्या थी. तब कंप्लायंस मीन्स व्हाट? एडहेरेंस, राइट? एडहेरेंस टू laws, procedures, professional practices, policies. But again, जब हम यहाँ बात करते हैं compliance की, so it's primarily adherence to our professional practices and policies. ठीक है. And then of course अगर मैं अपने इस यूनिवर्स की बात करूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे also includes conflict of interest, anti-bribery. ठीक है. So those areas. So जब मैं आया तो कुछ लोगों ने कहा यार ये क्या पकड़ धकड़ वाले जो है वो उसमें चले जा रहे हो, ये क्या कंप्लायंस जो है ये तो पुलिसमैन वाला काम है. सो मैं आपको बताऊं कि जो अब अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट इन द यूरोपियन कंपनीज, एटलीस्ट इन द मल्टीनेशनल्स अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि कंप्लायंस जो है इट्स चेंजिंग इट्स फेस. नाउ इट्स बिकमिंग एथिक्स, रिस्क एंड कंप्लायंस. सो वो तीनों को एक जगह मर्ज कर रहे हैं, सिर्फ कंप्लायंस नहीं है. क्या वजह है उसकी वजह यह है कि आप पहले बात करते हैं एथिक्स की. सबका एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, हम सबका एक कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं. जब आप पहले कोड देंगे किसी को, यार ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे यार हमारे रिस्क क्या क्या हैं, हम रिस्क आइडेंटिफाई करें, फिर हम लोगों से कहेंगे कि यार अब आपने इसकी कंप्लायंस करी कि नहीं करी. सो वी हैव मर्ज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. ठीक है ना, सारी जगह सारी चीजें हम जो है एक जगह लेकर आ गए. और वजह वैसे क्यों है कंप्लायंस की, आई मीन स्पेशली इन द फार्मा इंडस्ट्री. और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो है पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है कंप्लायंस का फंक्शन. आज से मेरे ख्याल से कोई 3 साल पहले इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अब मुझे लोकल कंपनीज का से मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, बट आई एम श्योर अभी भी लोकल कंपनीज इवॉल्व कर रही हैं. बट इवन इन मल्टीनेशनल्स पहले कंप्लायंस जो था वो यूजुअली लीगल होता था. इवन इन माई कंपनी लीगल एंड कंप्लायंस था. सो कंप्लायंस वॉज लाइक अ स्मॉलर ब्रदर कि हाँ यार ठीक है तुम देख लेना, फाइनेंस तुम देख लेना, कुछ पोर्शन फाइनेंशियल कंप्लायंस तुम देख लेना, कुछ ऑडिट को दे दिया, कुछ जो है वो लीगल को दे दिया, कुछ एचआर को दे दिया, कुछ किसी और को दे दिया. उन्होंने कहा तुम ये वाला पार्ट देख लो, तुम ये वाला पार्ट देख लो. बट हुआ क्या कि फार्मा इंडस्ट्री आप लोगों को पता है कि हम काफ़ी फेमस हैं वैसे ग्लोबली, जो है वो हम पे फाइन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं. एज एन इंडस्ट्री बहुत बहुत मेजर फाइन्स लगे हैं. ठीक है ना. तो वजह क्या थी उसकी? मेल प्रैक्टिसेस. ठीक है. वी आर नोन एज बिग फार्मा. जी बिग फार्मा दे आर इन हैंड इन ग्लव विद द एचसीपीज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. वी गिव आउट ब्राइब्स, वी इंडल्ज इन मेल प्रैक्टिसेस. ठीक है. जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे लोगों ने कहा यार यहाँ तो जो है वो डॉक्टर्स के साथ जो है वो कमीशन पे भी काम होता है, यहाँ तो हम जो है वो एचसीपीज को गाड़ियाँ भी देते हैं और घर भी रेनोवेट कराते हैं और एसी भी लगा कर देते हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्राइमरीली उसकी वजह यह है कि भाई हम वी आर नॉट अलाउड डायरेक्ट प्रमोशन टू आवर कस्टमर्स, टू आवर एंड यूजर्स, एंड कस्टमर्स विच इज द पेशेंट. ठीक है. तो जब फार्मा कंपनीज ने देखा कि यार हम एंड कंज्यूमर तक कोई जा नहीं पा रहे, तो अब क्या करें? जो हमारा प्राइमरी कस्टमर कौन हो गया? अब डॉक्टर हो गया. तो उसको पकड़ते हैं, उसके साथ जो है ना वो साजबाज करते हैं. सो बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से फिर हुआ ये कि देयर वाज अ नीड कि कंप्लायंस को जो है या एथिक्स एंड कंप्लायंस को सेपरेट फंक्शन के तौर पर बनाया जाए ताकि फोकस्ड एक्शन हो उसके ऊपर. ठीक है. सो नहीं मूव कर रहा, सॉरी.
लैपटॉप, सॉरी कुछ लैपटॉप का जो है ना वो इसने लैपटॉप में भी अभी कंप्लाइंट होने का सोच लिया। उसने कहा अभी जो है ना सारे अपडेट्स मुझे रन करने हैं, वापस नहीं जाता। ये तो सेल वीक हो गए इसके, या जो ये मुझे पसंद नहीं आया, ये कह रहा है ये जो है ना तो मुझे ना ये गलत आदमी आ गया। राइट, सो अच्छा चलें, वाई एथिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आर इंडस्ट्री इज लाइक एनी अदर। ये मैंने जस्ट कॉपीड फ्रॉम द IFPMA कोड। IFPMA कोड का पता है सबको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन, ग्लोबल एक एसोसिएशन है। यहाँ पे वैसे फार्मा इंडस्ट्री के लोग तो हैं, आई गेस पीपल आर देयर, राइट? ओके, सो नॉट ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। So which is good. So IFPMA, I mean IFPMA is something which actually governs globally. जो of course who wants to be part of that IFPMA, the National Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association है, जिसका अपना एक कोड है, ठीक है ना, उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो पाकिस्तान में जो एसोसिएशन है, जैसे PPMA है, जो और दूसरी जो है जो फार्मा ब्यूरो है, फार्मा ब्यूरो की तो जो सारी कंपनीज है वो तो खैर दे पार्ट ऑफ IFPMA के, बट PPMA आई थिंक इज नॉट पार्ट ऑफ IFPMA। तो IFPMA का अगर हम कोड देखें तो जो पहली बात करता है वो क्या करता है, जो मैंने कहा कि आर इंडस्ट्री इज लाइक अनलाइक अदर्स, ठीक है ना, वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, टू द एंड यूजर, ठीक है, और उसमें पेशेंट इन्वॉल्व है, पेशेंट्स लाइफ आर एट स्टेक, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हम जो भी हमारे से, अब जैसे अगर मैं अपनी कंपनी का मोटो या अपनी कंपनी का विजन बात करूं, तो हमारा विजन स्टेटमेंट बेसिकली ये कहता है कि वी वांट टू इंप्रूव एंड एक्सटेंड पीपल्स लाइफ, वी वांट टू इनोवेट टू इंप्रूव एंड एक्सटेंड पीपल्स लाइफ। पेशेंट सेंट्रिसिटी की बात होती है, आई थिंक पीछे जावेद ने भी ये बात करी और पिछले सेशन जो आप लोगों ने अटेंड किए होंगे। सो फार्मा इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली पेशेंट्स की लाइफ स्टेक पे होती है। अगर मैंने कोई गलत दवा बना के मार्केट कर दी, कोई ऑफ लेबल यूज हो गया उसका, ठीक है, ऑफ लेबल इज बेसिकली जो प्रिस्क्राइब यूज नहीं था, जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग वुड नो दैट, तो उसका कोई प्रिस्क्राइब यूज नहीं था, मैंने किसी और चीज के लिए यूज कर दिया, एंड पीपल कैन एक्चुअली डाई, ठीक है। तो इसलिए जो आई मीन फॉर दैट एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वी नीड टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स देन एनी अदर इंडस्ट्री, ठीक है ना, हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स देन एनी अदर इंडस्ट्री, बिकॉज वी ओ इट टू आवर पेशेंट्स एंड पीपल, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आई जस्ट कॉपीड, आई मीन जो अगर लास्ट पार्ट भी अगर आप पढ़ें कि व्हाई डू वी नीड टू बी मोर एथिकल। अभी जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से कि एक परसेप्शन ये है यूजुअली इन द पीपल के यार जो बिग फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, दे वर्क हैंड इन ग्लव विद द डॉक्टर्स, ब्राइबरी करते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन निकलवाते हैं उनसे, ठीक है ना। सो ये एक परसेप्शन है, एंड उसमें कुछ हद तक, आई मीन सॉरी टू से, कुछ हद तक ट्रुथ भी है कि फार्मा इंडस्ट्री हैज बीन इन्वॉल्व में ठीक ठाक बड़े बड़े फाइन भी हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं जैसे आगे चलूंगा प्रेजेंटेशन में, यू वुड सी कि देयर हैव बीन केसेस कि जहां पे फार्मा इंडस्ट्रीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स के फाइन हुए ग्लोबली, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई, अच्छा हमने बात करी एथिक्स की, अब एथिक्स एंड कल्चर गो हैंड इन ग्लव, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो डिफाइन करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, ठीक है। तो यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि इज कमिंग फ्रॉम CEB। सो CEB इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी को पता हो CEB का, सो दे डू दिस काइंड ऑफ रिसर्चेस, ठीक है। सो उसकी एक रिसर्च है, अगर आप यहां देखें कि अगर हम फॉस्टर करते हैं कल्चर ऑफ दैट एम्ब्रेसेस कंप्लायंस एंड एथिक्स, इट एक्चुअली रिड्यूस कंप्लायंस बाय 67%, ठीक है, इंक्रीजेज एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बाय 12% एंड इंक्रीजेज लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर रिटर्न्स बाय 5%। सो अगर हम कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी एंड कंप्लायंस को प्रमोट करते हैं तो आप देखते हैं कि इससे जो है वो कितने अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये लगता है एटलीस्ट कंपनीज को कि यार अगर हम किसी शख्स को एज कंप्लायंस ऑफिसर रखेंगे, किसी को जो हेड ऑफ कंप्लायंस रखेंगे, तो हमारी कॉस्ट इनकर होगी। क्या जरूरत है अलग से रखने की, लीगल वाला ये काम कर सकता है, फाइनेंस वाला ये काम कर सकता है, ठीक है, HR वाले को थोड़ा बहुत काम दे देंगे, सिर्फ ये तो चेक करना है कि यार पॉलिसीज को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है ना। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, आपने पूरे कल्चर को शेप करना है, ठीक है। सो एज कंप्लायंस ऑफिसर माय जॉब इज टू वर्क विद माय सेल्स रेप फ्रॉम माय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है,
फ्रॉम माई CEO टू माई सेल्स रेप, इनको ये बताने में कि यार देखें ये हमारी पॉलिसीज है, ये हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है। मैं डॉक्टर के पास जाके, जैसे जावेद ने बात की थी कि मैं डॉक्टर को जाके कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार डॉक्टर साहब मैं आपको प्लेजर ट्रिप पे लेके चलता हूँ, या आपकी जो है वो वाइफ को या बच्चों को जो है मैं थाईलैंड का या मलेशिया का ट्रिप कराता हूँ। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज बीन द केस इन द फार्मा इंडस्ट्री, जिसको और हम लोग कहते थे जहाज भरो तहरीक के, जहाज भर के और लोग मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, जस्ट फॉर नाम उसका साइंटिफिक होता था, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें क्या प्लेजर ट्रिप्स हो रहे हैं, जिसके अंदर के जो है वो आपको वो बोटिंग, स्कूबा डाइविंग और सारी वो चीजें हो रही हैं जो कि एक हॉलिडे मूड बन रहा होता है उससे, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है, आप अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डॉक्टर को। आप डॉक्टर को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार ठीक है मैं तुम्हें यहां लेके गया था, अब तो मेरी दवा लिखो, ठीक है। सो दैट्स अनएथिकल। हमारा काम क्या, हम ये बताते हैं डॉक्टर को, भाई देखिए हमारी जो ड्रग है, हम जो अपने डॉक्टर को बताते हैं हमारी ड्रग जो है इसकी ये डिफरेंशिएटिंग प्रोपोजिशन है। बाकी काम डॉक्टर का है कि वो डॉक्टर डिसाइड करेगा व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जो फार्मा के बैठे में वी आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट माय ड्रग टू सेल मोर, ठीक है, बट इन एन एथिकल मैनर। मैं कभी भी डॉक्टर को जाके ये नहीं कहूंगा डॉक्टर साहब ये पैकेट पकड़े, ठीक है, ये मैं आपके बेटे को ड्रॉप करा दूंगा। अब उससे मैं कर क्या रहा हूं, अगर मैं सारी चीजें कर रहा हूं उससे मैं अनएथिकली इन्फ्लुएंस कर रहा हूं लोगों को, ठीक है। मैं अनएथिकली इन्फ्लुएंस कर रहा हूं डॉक्टर को कि यार ये आप जाएं और मेरी जो है ना दवा लिख दें, मैं आपको ये बेनिफिट दे दूंगा, मैं आपको। और बहुत सारे केसेस मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि इट्स अ पार्टनरशिप, आप दवा लिखेंगे आपको कमीशन मिलेगा उस पर। अगर मेरी दवा जो है 100 रुपए की है, 100 पैकेट लिखेंगे उस पर 10% आपको मिल जाएगा सेल्स के ऊपर, ठीक है। बट अगेन दिस इज ऑल अनएथिकल। मैं कर क्या रहा हूं, मैं पेशेंट की लाइफ को खतरे में डाल रहा हूं। वजह क्या है उसकी कि हो सकता है मेरी दवा वो रेलिवेंट ना हो। बहुत सारे केसेस में यूएस में क्या हुआ है कि पेशेंट को दवा नहीं थी। अब आपने देखा होगा बाद दफा डॉक्टर एक पर्चा लिखते हैं और उसमें कोई 8-10 दवाएं ऐसी भी होती हैं जो जरूरत नहीं होती पेशेंट को। क्यों लिखी हुई उसने? वो सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फार्मा के साथ, उस फार्मा को उसे ऑब्लाइज करना है कि यार मैंने तुमसे जो है ना ये काम लिया था, अब मैं तुम्हारी दवा लिख रहा हूं, ठीक है। वो पेशेंट बाहर ले ना ले वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट उसे प्रेस्क्राइब कर दी। अगर उसने 10 को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं 5 या 6 तो ले ही लेंगे उसमें से, यार पता नहीं डॉक्टर साहब ने लिखी है बड़ी अच्छी दवा होगी ले लेते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो डॉक्टर मेल प्रैक्टिस कर रहा है। अगेन डॉक्टर के एंड पे मेल प्रैक्टिस है और हमारे एंड पे मेल प्रैक्टिस है एज अ फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट अगर आप देखें क्या, अगर आप देखें यहाँ पे स्पाई चार्ट में व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन इंटेग्रिटी कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो हम ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं अपनी, ये 7-8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। 73% इज ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। अगर मुझे ये पता है कि अगर मेरा CEO जो है ना वो गलत काम कर रहा है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला भी काम नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं टोन एट द टॉप, जो जनरली हम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या ऑडिट के अंदर हम यूज करते थे कि टोन एट द टॉप। मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है, ठीक है, तो अगर मेरा CEO भी गलत काम करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो मेरे सेल्स रेप को मिलेगी। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि यार CEO साहब तो कुछ भी करते फिरें, ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन सेल्स रेप अगर कुछ गलत करेगा तो फौरन उसकी जो है वो गर्दन पकड़ ली जाएगी। तो दिस इज वेयर अगर मैंने ये इंश्योर करवा लिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का, तो मेरा जो कल्चर है वो जो हमने पिछली साइड दिखाई थी वो इंटेग्रिटी का कल्चर होगा, ठीक है। वहां पे मेरे रिस्क, कंप्लायंस रिस्क मेरे डाउन हो जाएंगे और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लोग जो है वो अच्छा काम करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि यार अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, बुरा काम मिलेगा तो मैं फायर हो जाऊंगा। मेरा CEO के साथ भी यही है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट, इट्स इजिएस्ट सेड देन डन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस को अचीव करना बहुत मुश्किल है, बट अगेन दैट्स अ स्टडी दैट्स बीन डन बाय CEB। विशेष के जो आपके ये 7-8 एलिमेंट्स हैं इंटेग्रिटी कल्चर के, जिसमें जो है वो स्पीकिंग अप का कल्चर है, ट्रस्ट है, ठीक है जी, डायरेक्ट मैनेजर के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है वो है, टोन एट द टॉप की हमने बात करी, क्लियर एक्सपेक्टेशन की बात करी, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, बीच में अगर मैंने वांटेड टू बी लाइक मोर ऑफ अ डायलॉग, किसी को कोई सवाल हो कुछ हो सो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू वेट टिल द एंड, आपने कोई क्वेरी रेज करनी है, कुछ पूछना हो, राइट। सो I mean, if you think, of course, again, if you think compliance is expensive, try non-compliance. तो यहाँ भी यही स्टडी बेसिकली बता रही है कि अगर हम जो है वो if you are working in a compliant environment, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो देखें कहाँ पहुंच रही है, 56% पे यहाँ पे, ठीक है ना।
वहां पे 55% पे एज कंपेयर टू 27 एंड 21% इन अ नॉन कंप्लायंट एनवायरनमेंट. सो पीपल टेंड टू ओवर परफॉर्म. ठीक है ना. क्या वजह है उसकी कि मुझे पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, इट्स अ कल्चर ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस. मुझे ये पता है कि यहाँ पे टोन एट द टॉप सही है. मुझे पता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस है. मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो मेरा मैनेजर है वो मेरे साथ जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है, मेरे साथ जो है वो ओपन है, मुझे कैंडिडेट फीडबैक देता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है, तो अभी देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम कंप्लायंस पे नहीं आए. ठीक है ना. यूजली हम बात करते हैं कंप्लायंस से. पहले ये था हमारा भी जो डिपार्टमेंट है वाज कंप्लायंस. अभी हम बात कर रहे हैं एथिक्स की. ठीक है ना. कोड ऑफ एथिक्स कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे. अभी हम कंप्लायंस की बात ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ कल्चर की बात कर रहे हैं कि और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होना चाहिए. नॉट नेसेसरली सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होना चाहिए कि कल्चर ऑफ एथिक्स होना चाहिए. हर कंपनी का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो कि ज्यादातर कंपनीज का होता है, लेकिन जो है वो इट्स मोर प्रोनाउंस्ड. वो ट्रेनिंग में हर दफा बताना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ बताना चाहिए बल्कि इट शुड ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड. ठीक है. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. राइट. आगे चलते हैं. अब हम रिस्क की बात करते हैं. हमने एथिक्स की बात कर ली. एथिक्स पे कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कोई सवाल है? सर आप अगर पिछली स्लाइड में चले जाएं जहां जी. 93% जो ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की, इससे पिछली वाली जी जी. ये ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस जो है, ये जो स्टडी आप शेयर कर रहे हैं, आई थिंक दैट दिस स्टडी इज नॉट बीइंग डन इन पाकिस्तान. दिस इज फ्रॉम यूरोप. जी. ठीक है. वहाँ इंटेग्रिटी वैसे ही कल्चर का, हमारे यहाँ इंटेग्रिटी बहुत शैटर्ड हो चुकी है. इंटेग्रिटी इन पर्सनालिटीज, इंटेग्रिटी इन इंडस्ट्रीज, हर हवाले से इंटेग्रिटी बहुत शैटर्ड है. तो अगर हम यहाँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बात करते हैं, 60% ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री इज नेशनल कंपनीज. 60 अबव 70 हो गया ऑलमोस्ट. जी. सो नेशनल कंपनीज जो है उनका जो कोड ऑफ एथिक्स है, और जो नेशनल कंपनीज के अंदर हमने देखा है, अव्वल तो ज्यादातर कंपनीज के अंदर है नहीं जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, या इवन वहाँ पे प्रेजेंटेशन और इस तरह की चीजें. दूसरा, अगर है भी तो वो एक कोने में एक डिपार्टमेंट है जो एक कोने में बैठा हुआ है, एंड ही और शी इज नॉट अलाउड टू बी इन द मेन फील्ड. किसी से इंटरेक्शन नहीं है, कहीं पे जो है ना डिस्कशन नहीं है इस चीज की. तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे रिलेट करते हैं पाकिस्तानी मार्केट? दिस 73% ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस इज जस्ट फॉर लाइक अदर देन पाकिस्तान. ठीक है. अच्छा देखें, दो चीजें. एक तो ये वेरी गुड क्वेश्चन. दूसरी चीज है कि ये यूनिवर्सल है. देखें, पाकिस्तान में अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखिए ये स्टडी क्या कहती है. स्टडी ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. ये स्टडी ये कहती है, अगर आप हम सब लोग यहाँ बैठे, मैं आप सबको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये सवाल इसका ये था कि इंपॉर्टेंट क्या है कल्चर को सही करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस. आप भी यही कहेंगे मुझसे. अगर आपसे भी पाकिस्तान में भी स्टडी होगी तो मोरलेस आप भी मुझसे कहेंगे यार देखो जस्टिस, इंसाफ. ठीक है ना. जो मतलब हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर का जो इस पे वो वेव पर वो आए थे, वो इंसाफ ही की बात करता है ना. देखिए, जो एंड फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑल्सो हम भी पहले इंसाफ की ही बात करते हैं, जस्टिस. यहां सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं हटा दूं तो क्या जस्टिस की बात कर रहा है, फेयरनेस की बात कर रहा है. मुझे भी आप फेयरली ट्रीट करेंगे, इनको भी फेयरली ट्रीट करेंगे, इनको भी फेयरली ट्रीट करेंगे. ये भी आप भी देखें, आपसे भी यहाँ अगर हम लोग 40 लोग 35 लोग बैठे हुए ना, अगर यहाँ भी सर्वे कराया जाएगा, पहला लोगों को ये आएगा कि यार एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में कहूं तो बात यही हो रही है. ठीक है ना. अब आ जाए आपके दूसरे वाले पार्ट की तरफ, कि जहां आप कह रहे थे कि नेशनल कंपनीज में तो वो साइड में बैठा होता है. दैट्स अनफॉर्चुनेट. देखें, ये कंट्री के कल्चर का पार्ट है. ठीक है. कंट्री के कल्चर का पार्ट क्या है कि मुझे ये पता है कि अगर मेरा टॉप से लेके जो है और बॉटम तक सारे के सारे लोग जो हैं वो मेल प्रैक्टिसेस के अंदर मसरूफ हैं, गलत चीज़ों में मसरूफ हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मैं और आप उसी कल्चर से उठ कर आए. ठीक है ना. मैं अगर बाहर निकलता हूं तो मुझे ये पता है कि अगर पुलिस वाला मुझे रोकता है, मैं उसको 100 रुपये देके आगे चला जाता हूं. ठीक है ना. ऐसे ही है. या और भी कोई चीज़ में अगर अपना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए जाता हूं, मुझे पता है कि मुझे प्यून को 100 रुपये देने हैं, फाइल को तेज करवाना है, या कोई भी काम करवाना है. ठीक है ना. सो आई नीड टू गिव आउट मनी. अब क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे कहते हैं ना टोन एट द टॉप. तो टोन एट द टॉप की कंट्री कहां पर होती है? कंट्री की लीडरशिप पर होती है. ठीक है ना. अगर वहां से चेंज होगा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा उसका.
मुझे अगर ये पता होगा क्या देखो मेरा मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज वर्किंग गुड, तो नीचे वाला क्या कहेगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, उसका इफेक्ट फिर अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा। अगर मेरे यहाँ जो है वो ड्रैब जो है बड़ा स्ट्रांग होगा, आपके वाले बात की स्पेसिफिक मैं अगर जवाब दूं, आज से कोई 2.5 साल पहले हमारे जो DRA एक्ट के अंदर कोई ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जहां पे वो ये कहता हो कि डॉक्टर के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। डॉक्टर के साथ जो है इवेंट जो आप करेंगे उसमें किस डॉक्टर्स को बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, स्पाउसेस को लेके जाना है कि नहीं जाना। आज से कोई 2.5-3 साल पहले जून 2017 या जुलाई 2017 उन्होंने एक ड्राफ्ट ये लॉ निकाला था, एडेंडम कह लें टू ड्रैप के एक्ट का, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली IFPMA कोर्ट के और बहुत सारी चीजें जो हमारे अपने कंपनी के उससे मैच करती हुई चीजें निकाली, जिसमें लिखा हुआ था कि जी आप जो सेल्स रैप आपका कब विजिट कर सकता है, ठीक है ना, आप स्पाउसेस को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, फैमिली को कोई ट्रिप दे सकते हैं नहीं दे सकते, ठीक है ना, पूरा कोड ऑफ एथिक्स था। अभी हमारा कोड ऑफ एथिक्स डिफाइंड नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका पुशबैक आया इंडस्ट्री की तरफ से और वो अभी तक बैक बर्नर पर है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 2.5-3 साल हो गए। अनफॉर्चुनेट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अनफॉर्चुनेट। आई थिंक वी ऑल इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें अगेन एज आई सेड अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। जो ड्रैप है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर एक जितना CFO जो है मैंडेटरी होता है, उसमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी मैंडेटरी होना चाहिए कंपनी के अंदर। आप कहेंगे यार एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा या चीफ इंटरनल ऑडिटर होगा या जो भी कोई होगा, उसकी